गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के अंदर टॉपिक पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, पोषण। जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारी जो डेली लाइफ होती है, जो दैनिक दिनचर्या होती है, उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए हमें एनर्जी और ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। एनर्जी के बिना, ऊर्जा के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो हम आज हमारा जो टॉपिक है न्यूट्रिशन है, पोषण है, उसको ब्रीफली डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन होता क्या है। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड्स यू ईट। व्हाट इज न्यूट्रिशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड्स यू ईट। मतलब कहने का मतलब ये है कि पोषण आपके द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से पोषक तत्व प्राप्त करने की क्या है, प्रक्रिया है। तो हम कह सकते हैं कि जो पोषण होता है वह प्रक्रिया होती है। पोषण वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम अपने भोजन के अंदर से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। तो जो न्यूट्रिशन है, पोषण है, इसका हमारे जो डेली लाइफ है उसमें बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा ये रोल अदा करता है। इसलिए इसको एक डिटेल में पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और कोई भी आप एग्जाम देते हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्लरिकल हो या कोई ऑफिशियल स्केल का हो, तो उसके अंदर इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप बड़े अच्छी तरह इस टॉपिक को समझोगे और इस टॉपिक की जो महत्वता है उसको समझोगे। तो हम इस टॉपिक को अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पोषण है क्या, तो समझ में आ गया होगा कि पोषण है क्या। कि पोषण वह प्रक्रिया होती है, क्या होता है पोषण? वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम भोजन के अंदर से पोषक तत्वों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। पोषक तत्वों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण है, वो करता क्या है, करता क्या है। कहने का मतलब है इसका हमारे जीवन में सबसे बड़ा अहम रोल क्या है। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो हमारी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वो यही है। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा ब्रीफली पढ़ना होगा कि जो हमारा न्यूट्रिशन है, पोषण है, वो करता क्या है। ठीक है। तो आप सब जानते हो कि आप जो भी भोजन के अंदर ग्रहण करते हो उससे हमारे किसका निर्माण होता है? हेल्थ का निर्माण होता है। तो आप ये कह सकते हो कि हेल्थ के निर्माण के लिए या अपने जो भी स्वास्थ्य का निर्माण करने के लिए हमें पोषण की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो आप लिख सकते हो हेल्थ का क्या करता है, निर्माण करता है। हेल्थ का क्या करता है, निर्माण करता है। हमारे स्वास्थ्य का क्या करता है, निर्माण करता है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो मानव का स्वास्थ्य है उसको क्या करता है, बनाता है। ठीक है। तो ये उससे पहले आपको जानना जरूरी है कि भाई भोजन तो प्रत्येक व्यक्ति ग्रहण करते हैं जीवन जीने के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफी हेल्थी होते हैं, कुछ शरीर से काफी कमजोर होते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि भाई वो प्रॉपर वे में अपने जीवन जीने के लिए प्रॉपर वे में भोजन ग्रहण कर भी रहा है या नहीं कर रहा है? तो उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने एक टर्म सुनी होगी जिस टर्म को हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। हिंदी में बोलते हैं इसको कुपोषण। माल न्यूट्रिशन हिंदी में आप क्या बोलते हैं, उसको कुपोषण बोलते हो। और एक टर्म आपने और सुनी होगी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस्ड डाइट। क्या टर्म सुनी होगी? बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट को हम क्या बोलते हैं? संतुलित आहार। बैलेंस डाइट को आप क्या बोलते हो? संतुलित आहार। और माल न्यूट्रिशन को क्या बोलते हो आप? कुपोषण। इन दोनों के अंदर आपको डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हमें यही पता करना होगा कि भाई कुपोषण क्या होता है और संतुलित आहार क्या होता है। आप काफी लोग हैं, आप डेली सुनते होंगे, अखबारों की कटिंग भी होती है कि कुपोषण के शिकार होकर इतने बच्चों की क्या हो गई, डेथ हो गई। कई बार WHO की रिपोर्ट भी आती है, भारत का स्वास्थ्य विभाग भी अपने आंकड़े जारी करता है। तो वो सब हमें माल न्यूट्रिशन और संतुलित आहार के हिसाब से हम पढ़ेंगे, हम किस हिसाब से हमारे कंपटीशन के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप माल न्यूट्रिशन, कुपोषण क्या होता है। आप ज्यादातर बच्चे ये समझते हैं सर माल न्यूट्रिशन जो कुपोषण होता है वो क्या होता है कि हमारे भोजन के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी होती है। ज्यादातर बच्चे ये समझते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। माल न्यूट्रिशन वो चीज होती है कि किसी चीज की एफिशिएंसी एंड डिफिशियंसी।
हमारे भोजन के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनका अत्यधिक मात्रा में ग्रहण करना और लिमिट से कम मात्रा में ग्रहण करना कुपोषण कहलाता है। यदि आप अपने भोजन के अंदर पोषक तत्वों को अत्यधिक मात्रा में ग्रहण करते हो या कम मात्रा में ग्रहण करते हो तो आपका क्या कहलाता है? माल न्यूट्रिशन, कुपोषण कहलाता है। हर चीज की एक लिमिट होती है। मान के चलो कि एक इंसान होता है, उसको खाने के लिए एक स्पेसिफिक मात्रा में कैलोरी की आवश्यकता होती है या एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी की आवश्यकता होती है, यदि वो अपनी आवश्यकता से अधिक एनर्जी को ग्रहण करता है तो भी उसके लिए वो एक नुकसानदायक होती है, और अपनी एनर्जी आवश्यकता से वो कम ग्रहण करता है तो भी उसके लिए क्या होती है? नुकसानदायक होती है। तो उस परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं? माल न्यूट्रिशन, कुपोषण कहते हैं। मतलब भोजन का अत्यधिक मात्रा में या भोजन का कम मात्रा में मिलना। भोजन का अत्यधिक मात्रा में या भोजन का कम मात्रा में मिलना। यदि भोजन हमें कम मात्रा में मिलेगा तो भी हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। यदि भोजन हमें अधिक मात्रा में मिलेगा तो भी हम किसके शिकार हो जाएंगे? कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। और जो दूसरी टर्म की मैं बात कर रहा था वो है बैलेंस्ड डाइट, जिसको आप बोलते हो संतुलित आहार। आप सब समझते हो कि बैलेंस डाइट होती क्या है, संतुलित आहार होता क्या है। मैं अब आपको डिटेल में बताऊंगा बैलेंस डाइट क्या होती है। तो मैं आपको किसके बारे में बता रहा था? बैलेंस डाइट के बारे में, संतुलित आहार के बारे में। तो आप जो भोजन ग्रहण करते हो कि आपको कैसे पता चलेगा कि बैलेंस डाइट है, संतुलित आहार है? देखो, आप जो भी भोजन ग्रहण करते हो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। तो आप वन बाय वन हम उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो सबसे जरूरी होता है और हम सबसे ज्यादा ग्रहण करते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कार्बोहाइड्रेट्स की। किसकी बात करता हूँ? कार्बोहाइड्रेट्स। हिंदी में भी इसको कार्बोहाइड्रेट्स ही बोलते हैं। कई बच्चे पूछते रहते हैं सर इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको सर इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो दोनों में बता देता हूँ। कई बच्चे ये भी कहेंगे सर इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाओ, तो यदि बच्चों की डिमांड होगी तो अगली बार इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा देंगे, लेकिन ज़्यादातर हमारे बच्चे वो हैं जो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं किसकी बात करता हूँ? कार्बोहाइड्रेट्स की। आप भोजन के अंदर क्या ग्रहण करते हो? कार्बोहाइड्रेट्स ग्रहण करते हो। फिर जो भोजन के अंदर आप जो ग्रहण करते हो वो ग्रहण करते हो आप फैट। क्या ग्रहण करते हो? फैट। फैट को बोलते हैं वसा। फैट को क्या बोलते हैं हिंदी में? वसा। तीसरा भोजन के अंदर जो ग्रहण करते हो वो है प्रोटीन्स। क्या ग्रहण करते हो आप? प्रोटीन ग्रहण करते हो। क्या ग्रहण करते हो? प्रोटीन ग्रहण करते हो। फिर हमारे जो लिए जो आवश्यकता पड़ती है भोजन के अंदर, विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व विद्यमान होते हैं उनके अंदर देखो, आपने देखा होगा विटामिन्स। विटामिन्स होते हैं, क्या होते हैं? विटामिन्स होते हैं। विटामिन्स के साथ साथ आपने सुना होगा मिनरल्स एंड साल्ट्स। मिनरल्स एंड साल्ट्स, जिसको आप बोलते हो खनिज लवण एवं तत्व। खनिज तत्व, खनिज लवण एवं खनिज तत्व बोलते हैं। फिर आप भोजन के अंदर ग्रहण करते हो जैसे वाटर है, जिसको आप जल बोलते हो। क्या ग्रहण करते हो? वाटर। कुछ फाइबर्स होते हैं, कुछ फाइबर्स होते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं रेशा। क्या करते हो आप? इनको बैलेंस डाइट के अंदर ग्रहण करते हो। तो सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं व्हाट इज बैलेंस डाइट, संतुलित आहार क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस भोजन के अंदर द फूड इन विच कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड साल्ट्स, वाटर, फाइबर्स आर प्रेजेंट इन फिक्स रेशियो आर कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। जिस भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, तत्व, जल, रेशा ये एक सही अनुपात में शामिल हो, उस भोजन को या उस आहार को हम क्या बोलते हैं? संतुलित आहार बोलते हैं। समझ में आया कि संतुलित आहार क्या होता है? कि भाई जिस भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल ये एक फिक्स अनुपात में, एक सही रेशियो में विद्यमान हो,
तो उस भोजन को हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट या संतुलित आहार कहते हैं। तो आपको बैलेंस डाइट के बारे में पता चल गया होगा। तो अब मैं थोड़ा आपको डिटेल में बता देता हूँ। जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और जो प्रोटीन होते हैं उनको कार्बनिक सबस्टांस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बनिक सबस्टांस। क्या बोलते हैं, कार्बनिक सबस्टांस भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, कार्बनिक सबस्टांस, या इनको कार्बनिक मटेरियल भी कहा जाता है, या कार्बनिक पदार्थ भी कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर कार्बन की मात्रा विद्यमान होती है। आपने केमिस्ट्री को 2 भागों में पढ़ा होगा, 3 भागों में पढ़ा होगा। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, एक इनऑर्गेनिक होती है, एक फिजिकल होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप कार्बन के बारे में पढ़ते हो, जिसमें कार्बन विद्यमान होते हैं, वो ऑर्गेनिक होती है। कुछ सबस्टांस ऐसे होते हैं जो इनऑर्गेनिक होते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कार्बनिक सबस्टांस या कार्बनिक मटेरियल भी कहा जाता है। फिर बात करता हूं मैं किसकी, विटामिन और फाइबर की। विटामिन और फाइबर क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सबस्टांस होते हैं। क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सबस्टांस होते हैं, या इनको मैं बोल सकता हूँ ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। तो क्या बोल दिया मैंने, जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, उनको आप क्या बोलते हो, कार्बनिक सबस्टांस या कार्बनिक मटेरियल बोलते हो। जो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट क्या हो गई, कार्बनिक। अब मैं बात किसकी करता हूँ, विटामिन की, फाइबर की, तो ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सबस्टांस होते हैं या इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। अब मैं बात किसकी करता हूँ, वाटर, जल। और आप जानते हो इसके बिना तो जीवन संभव है ही नहीं। अब पूछते हैं सर आपने कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के बारे में बता दिया कि कार्बनिक सबस्टांस या कार्बनिक मटेरियल होते हैं। आपने सर फाइबर के बारे में बता दिया, विटामिन के बारे में बता दिया कि ये इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक सबस्टांस होते हैं। अब सर जल क्या होता है, तो भाई उनकी बात भी सही है। जल है क्या, भाई जल एक बफर का रूप होता है। क्या होता है, जल बफर का रूप होता है। किसका रूप होता है, बफर। केमिस्ट्री में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बफर क्या होते हैं, वहां पर इनका मैं जिक्र करूंगा। अब मैं आपको एक डायरेक्टली बता देता हूँ, जल किसकी तरह कार्य करता है, बफर की तरह कार्य करता है। तो यार दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूँ कि जो वाटर है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार से क्या करता है, कार्य करता है। जब ऑर्गेनिक सॉल्यूशन के साथ इसकी जब कोई भी क्रिया करवाई जाती है, इसको यूज किया जाता है, तो ये ऑर्गेनिक की तरह कार्य करने लगता है, और ये इनऑर्गेनिक में करता है तो इनऑर्गेनिक की तरह कार्य। तो मैं कह सकता हूँ जल को लिख लो, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। ये किस रूप में कार्य करता है, हमारे यहाँ पर बैलेंस डाइट में बफर की तरह कार्य करता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और फाइबर क्या होते हैं, और जो जल होता है वो क्या होता है। तो आपको पता चल गया होगा कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन क्या होते हैं, कार्बनिक सबस्टांस, और विटामिन और फाइबर क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सबस्टांस। और हमारे यहाँ पर जो वाटर होते हैं, जल होते हैं, वो किसकी तरह कार्य करता है, बफर की तरह कार्य करता है। तो अब मैं बात करूंगा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में 2 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। एक क्या होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और दूसरा क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नाम से ही पता चलता है कि माइक्रो, मैक्रो। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर एग्जांपल, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स। कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले मैं आपको कौन सा बता रहा हूं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बाद किसकी बात आती है, प्रोटीन की, प्रोटीन के बाद किसकी बात आती है, फैट, वसा की। अब आप कहेंगे सर आपने बताया कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, आपने सबसे पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, उनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर रखते हैं। अब आप सर माइक्रो की बात करोगे तो माइक्रो के अंदर जिन न्यूट्रिएंट्स को रखा जाता है उनको भी मैं इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों कहा जाता है और इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, इसके भी मैं एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे विटामिन्स, जैसे विटामिन्स, विटामिन्स के बाद मिनरल्स, मिनरल्स के बाद फाइबर्स। ठीक है, अब आप कहोगे सर आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को आपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर रख दिया और विटामिन, मिनरल और फाइबर को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर रख दिया।
कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक तौर पे बताता हूँ कि जिसको हर बच्चा समझ जाए कि भाई मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें बहुत अत्यधिक मात्रा में चाहिए। मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स विच नीड्स लॉट ऑफ अमाउंट्स। अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में जिन पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, अत्यधिक मात्रा में जिन पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है उनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। कम मात्रा में जिन पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है या आवश्यकता होती है उनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं या उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। अब आप बताओ कि सबसे ज्यादा आप कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हो, प्रोटीन करते हो, फैट करते हो, विटामिन करते हो, मिनरल्स करते हो, फाइबर करते हो। आपको खुद आइडिया लग गया होगा। सबसे ज्यादा हम ज्यादातर अनाज ग्रहण करते हैं, गेहूं हुआ, बाजरा हुआ, जो भी हुआ, अपने स्पेसिफिक चावल हुए एरिया के हिसाब से। तो आप सबसे ज्यादा उनसे हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। लोग सोयाबीन खाते हैं, दालें खाते हैं, उनसे हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन प्राप्त होता है। ज्यादातर लोग घी खाते हैं, ऑयल्स ग्रहण करते हैं, उनसे हमें फैट प्राप्त होता है। बताओ डेली लाइफ में आप जो भोजन ग्रहण करते हो उनमें सबसे ज्यादा ये ग्रहण करते हो या माइक्रो या मैक्रो में से मैक्रो ग्रहण करते हो या माइक्रो करते हो? बोलो। विटामिन ज्यादा ग्रहण करते हो, मिनरल करते हो, फाइबर करते हो या कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट में से करते हो? तो ये तीनों ज्यादा ग्रहण करते हो, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इसलिए इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है क्योंकि इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को सबसे ज्यादा पड़ती है और विटामिन और मिनरल और फाइबर की आवश्यकता हमारे शरीर को बहुत कम पड़ती है। इसलिए इसको किस श्रेणी में रखा जाता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की श्रेणी में रखा जाता है। तो कुछ ज्यादा सोचने समझने की बात नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी बात समझ लो भाई, जो भोजन में हम सबसे ज्यादा ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और भोजन में जो हम कम ग्रहण करते हैं उनको क्या बोलते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ग्रहण करते हैं। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हम ज्यादा ग्रहण करते हैं, इसलिए इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता ज्यादा पड़ी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता कम पड़ी। समझ में आ गया होगा? ठीक है। तो फंक्शन के आधार पर हम पोषक तत्वों को पढ़ेंगे। फंक्शन के आधार पर जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनको हम फंक्शन के आधार पर भी पढ़ेंगे। पोषक तत्वों को हम किस आधार पर पढ़ेंगे? फंक्शन मतलब कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर भी पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए। एनर्जी, ऊर्जा के लिए, ठीक है। सबसे ज्यादा आप जानते हो कि आप जीवन में जो ग्रहण करते हो अनाज ग्रहण करते हो, ठीक है। किसी न किसी रूप में आप क्या ग्रहण करते हो? अनाज। कार्य के आधार पर, फंक्शन के आधार पर हम क्या पढ़ते हैं? न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों को पढ़ते हैं। तो पोषक तत्व हम सबसे पहले मैं बात करता हूं एनर्जी, ऊर्जा की। तो आप सबसे ज्यादा जो एनर्जी ग्रहण करते हो वो होता है कार्बोहाइड्रेट से। किससे करते हो? कार्बोहाइड्रेट से। तो हम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम प्रतिदिन सबसे ज्यादा एनर्जी किससे ग्रहण करते हैं? तो आपका आंसर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ हमें जो एनर्जी प्राप्त होती है वो होती है फैट मतलब वसा से। फैट मतलब वसा से। अब दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे प्रतिदिन इन डेली लाइफ, सबसे प्रतिदिन डेली लाइफ में आप सबसे ज्यादा एनर्जी किससे ग्रहण करते हो? तो उसका आंसर होता है कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि आप प्रतिदिन सबसे ज्यादा क्या खाते हो? अनाज खाते हो और हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है और उससे हमें प्रतिदिन सबसे ज्यादा क्या प्राप्त होती है? एनर्जी प्राप्त होती है। और फिर एक क्वेश्चन और आता है कि यदि हम देखें 1 kg अमाउंट के हिसाब से सबसे ज्यादा एनर्जी हमें किससे प्राप्त होती है? तो वो फैट मतलब वसा से प्राप्त होती है। किस प्रकार प्राप्त होती है? एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने एक स्टूडेंट को 1 kg कोई अनाज दिया, एक स्टूडेंट को 1 kg मैंने क्या दिया? कोई घी दिया, ठीक है। तो आप जानते हो कि 1 kg कोई अनाज खाएगा और 1 kg घी खाएगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसको प्राप्त होगी? घी खाने वाले को। तो प्रतिदिन आप डेली घी तो इतना खा नहीं सकते, सबसे ज्यादा आप क्या ग्रहण करते हो? कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हो। तो सबसे ज्यादा हमें प्रतिदिन एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से।
और यदि क्वांटिटी के अमाउंट के हिसाब से पर केजी के हिसाब से मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें किससे प्राप्त हो रही है? फैट मतलब वसा से। तो एनर्जी देने को, ऊर्जा देने के जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट और फैट। अब मैं जो दूसरी बात करता हूं वो करता हूं बॉडी बिल्डिंग की बात। बॉडी बिल्डिंग की बात मतलब हमारे शरीर का निर्माण करने की बात। शरीर का निर्माण, आप बॉडी बिल्डिंग की बात होती है, सबसे ज्यादा हमारे जो शरीर का निर्माण होता है वो होता है प्रोटीन से। सबसे ज्यादा किससे होता है? प्रोटीन से। आप सबसे ज्यादा दालें ग्रहण करते हो, सोयाबीन ग्रहण करते हो, इन सब से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन हमारे लिए बॉडी बिल्डिंग का क्या करता है? कार्य करता है। शरीर का क्या करता है? निर्माण करता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जो बच्चे जिम करते हैं या ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, आर्मी की तैयारी प्रिपरेशन करते हैं, रेस लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं, वो बच्चे आपने देखा होगा कि सुबह पहले सबसे ज़्यादा क्या ग्रहण करते हैं? प्रोटीन ग्रहण करते हैं। वो चने हुए, दाल हुई, उनको भिगो कर क्या करते हैं? खाते हैं। ज़्यादातर बच्चे क्यों खाते हैं? जो बच्चे जिम करते हैं वो सबसे ज़्यादा सेवन किसका करते हैं? प्रोटीन का करते हैं। तो हमारे शरीर का जो निर्माण करती है, बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, वो कौन करता है? प्रोटीन करता है। तो जब एनर्जी की बात पूछी जाए कि एनर्जी हमें सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। और फिर किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। और फिर बात करें हम किसकी? बॉडी बिल्डिंग की, शरीर के निर्माण की, तो शरीर का बॉडी बिल्डिंग का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। बात की लिए फिर मैं आगे बात करता हूं कि अंदर विटामिन होते हैं। क्या होते हैं? विटामिन। और कौन होते हैं? खनिज लवण होते हैं। विटामिन और खनिज लवण क्या कार्य करते हैं? रोक रखिए। विटामिन और खनिज लवण। ठीक। अब मैंने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया आपको। किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमें एनर्जी, ऊर्जा देता है। मैंने आपको प्रोटीन के बारे में बताया। प्रोटीन किसका काम करता है? बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, हमारे शरीर का क्या करता है? निर्माण करते हैं। उसी प्रकार मैं अब आपको बता रहा हूं कि जो विटामिन और खनिज लवण होते हैं वो क्या करते हैं? शरीर के लिए मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स का काम करते हैं? काम करते हैं। विटामिन एंड खनिज लवण किसका काम करते हैं? मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स का काम करते हैं। हिंदी में बोलते हैं उपापचय नियंत्रक का क्या करते हैं? काम करते हैं। तो विटामिन एंड खनिज लवण क्या करते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस जो रेगुलेटर होता है उसका काम करते हैं, मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स का काम करते हैं, या उपापचय नियंत्रक का काम करते हैं। आगे चलकर मैं इस पूरी प्रोसेस को डिटेल में पढ़ाऊंगा कि मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स क्या होते हैं, और बाकी मैं आपको जब डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पढ़ाऊंगा तो उसमें इसको आप अच्छी तरह समझ जाओगे कि ये किस प्रकार ये प्रोसेस कार्य करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे शरीर के अंदर एक चीज का और होगा, डीएनए एंड आरएनए। सुना होगा डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए ये हेरिडेटरी सबस्टेंस होते हैं। क्या होते हैं? डीएनए एंड आरएनए हेरिडेटरी सबस्टेंस होते हैं। हेरिडेटरी सबस्टेंस को आनुवांशिकी सबस्टेंस, आनुवांशिकी पदार्थ, डीएनए एंड आरएनए हेरिडेटरी सबस्टेंस। हेरिडेटरी सबस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी पदार्थ। अब आप कहोगे सर ये डीएनए और आरएनए होते क्या है, क्या काम आते हैं? हमारे शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं, बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। आपने सुना होगा हमारे जो कैरेक्टर होते हैं, जो हमारे लक्षण होते हैं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? डीएनए एंड आरएनए ये हमारे, तो डीएनए एंड आरएनए क्या होते हैं? आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। ये क्या करते हैं? ये हमारे जो कैरेक्टर होते हैं, लक्षण होते हैं, उनको एक पीढ़ी से, ये हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, उसको वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। तो मैं सबसे पहले ज्यादा डिटेल में न जाते हुए आगे आपको डीएनए और आरएनए को फुल डिटेल में पढ़ाऊंगा। मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ। हम ह्यूमन हैं, हम मनुष्य हैं। तो जो हमारे मनुष्य है, हमारे बारे में जो बात की जाती है, ठीक है, तो हमारे लिए डीएनए कार्य करता है या आरएनए कार्य करता है? तो मनुष्य के लिए हमारे लिए जरूरी क्या कार्य करता है? डीएनए कार्य करता है। तो हमारे जो गुण है, हमारे लक्षण है, एक पीढ़ी से दूसरी, ठीक है। तो मैं किसके बारे में बता रहा था? डीएनए और आरएनए के बारे में। डीएनए और आरएनए हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ किसकी? ह्यूमन की, मनुष्य की। किसके बारे में बात करता हूँ? मनुष्य। मनुष्य के जो कैरेक्टर होते हैं उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कौन करता है? डीएनए करता है।
ठीक है, तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतनी क्लास काफ़ी रहेगी। अगले लेक्चर में इस टॉपिक को मैं पूरा करूँगा। ठीक है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आएगी अगले टॉपिक में तो इस टॉपिक को कवर करके रखना, अच्छी तरह पढ़ के रखना। कोई भी टर्म समझ में नहीं आई तो वो अगले लेक्चर में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।